Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 2 जनवरी 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाना होगा, वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है न्यूरा वैली नेशनल पार्क को, कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का जो कैपिटल बजट है उनमें इन तीनों में से क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऑप्शन नंबर ए, जो खर्चे हैं हमारे, जो एसेट्स के ऊपर किए जा रहे हैं, रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, क्या वो कैपिटल बजट में इंक्लूड किया जाता है। या ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नहीं कहेंगे इसको, हम स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं। दूसरा, जो भी हम फॉरेन गवर्नमेंट से लोन रिसीव करते हैं वो कैपिटल बजट में आता है। या फिर थर्ड क्या है, जो लोन्स हैं या एडवांसेस हैं जो हम स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को दे रहे हैं वो यहाँ पर कैपिटल बजट में आता है। तो बताओ इन तीनों में से क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें आएंगी, इंक्लूड होती हैं। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं ऐसे टॉपिक से रिलेटेड। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो ध्यान से इसको सुनना। और पहली बात, आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक वाली लिस्ट में रखेंगे। क्या बात की जा रही है, एक्सपोजेट इन ऑर्बिट टू स्टडी ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। मैटर क्या है दोस्तों, ये समझो। कल 1 जनवरी 2024 थी, नए साल की शुरुआत हुई और नए साल की शुरुआत में ही इसरो ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका किया। और कह सकते हो इसरो ने इंडिया को, लोगों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया नए साल पर। और वो गिफ्ट क्या है, वो यही है एक्सपोजेट। अगर हम एक्सपोजेट की फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगी कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्सरे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, ध्यान रखना, ये बेसिकली इसका एक छोटा पोर्शन है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं, आगे मैं बताऊंगा जैसे आपको पढ़ाता चलूंगा। ठीक है, तो एक्सपोजेट की फुल फॉर्म ध्यान रखना क्या है, एक्सरे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट। तो कल के दिन दोस्तों यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। ये एक तरीके की, एक प्रकार की कह सकते हो ऑब्जर्वेटरी है। क्या है ये, एक प्रकार की ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी कैसे होती है, जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर ज़मीन पर बनाई जाती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरी बनाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, अंतरिक्ष को, हमारे स्पेस को एनालाइज करती हैं, है ना। बहुत सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करती हैं। लेकिन यहाँ पे जब कोई भी ऑब्जर्वेटरी पृथ्वी से हमारे स्पेस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगी तो बीच में बहुत सारे जो रुकावटें हैं या डिसरप्शंस हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इसका एक अच्छा सोल्यूशन क्या है कि भाई एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी बनाओ जो सीधा अंतरिक्ष में जाए। और ऐसी ऑब्जर्वेटरी है ये एक्सपोजेट। ये क्या है, एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी है जिसको हमने क्या किया, अंतरिक्ष में ले जाकर, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से जस्ट ऊपर 650 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर इसको लॉन्च कर दिया। अब वो ऑब्जर्वेटरी क्या करेगी, हमारे यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने का काम करेगी। लेकिन यूनिवर्स में भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसको ऑब्जर्व करना हमारा मेन टारगेट है इस एक्सपोजेट के अंदर में। और वो मेन टारगेट क्या है, हमारे अंतरिक्ष में जो ब्लैक होल्स हैं। अब ब्लैक होल्स आपको पता है नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, लेकिन ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, गैलेक्सीज के बीचों में प्रेजेंट है। ब्लैक होल ऐसी चीज़ जहाँ पे इतनी सारी पावर है, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी कि लाइट वहाँ से पास ना हो पाए,
जो भी चीज़ इसके आसपास जाए वो इसके अंदर समा जाए, वो कभी वापस ना आ पाए। तो ये चीज़ें प्रेजेंट हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर में। तो ब्लैक होल्स को लेकर अभी भी हमारे पास में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है दोस्तों, तो उसको और ज़्यादा गहराई से स्टडी करना, न्यूट्रॉन स्टार्स को यहाँ पर स्टडी करना, और जो भी हमारे अंतरिक्ष में सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ माने तो वही ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, इन सब को कह सकते हो ये हमारे अंतरिक्ष की सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। इनमें से जो एक्सरे एमिशंस हो रहे हैं उन एक्सरे एमिशंस का अध्ययन करना, उसको स्टडी करना, ये सारा मेन टारगेट या मेन पर्पस जो है वो एक्सपोजेट का है। और ऐसा भारत ने अभी तक पहले नहीं किया, इस वजह से इसको इंडिया का पहला पॉलिरीमेट्री मिशन के नाम से जान रहे हैं हम। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, कल जब इसको लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा में, तो 22 मिनट के अंदर अंदर ये अपने टारगेट पर पहुंचा और इसने जो एक्सपोजेट सैटेलाइट है इसको अपने जगह पर स्थापित कर दिया। अब इसका मेन काम यही होगा, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, इनको अच्छे से स्टडी करना। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एक्सपोजेट क्या है ये आपको समझ में आया, लेकिन अभी यहीं पर ना कुछ और बेसिक चीज़ें भी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये दोस्तों एक्सपोजेट जो है ना, ये दुनिया का सेकेंड पॉलिरीमेट्री मिशन है। और अभी जो मैंने बोला था ये इंडिया का तो पहला मिशन है। इंडिया ने पहली बार कुछ ऐसा किया है कि पॉलिरीमेट्री मिशन को लॉन्च किया है, लेकिन पूरे दुनिया में हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। क्या हमसे पहले कोई काम कर चुका है? हाँ बिल्कुल, नासा का भी यहाँ पर इस प्रकार का मिशन है जिसको बोलते हैं इमेजिंग एक्सरे पॉलिरीमेट्री एक्सप्लोरर, जिसको 2021 में ही नासा लॉन्च कर चुका है। ऑब्वियस सी बात है, नासा का बजट बहुत हाई है, बहुत आगे चलता है सभी से, लेकिन इसरो कह सकते हो या फिर इंडिया जो है दुनिया का सेकेंड कंट्री बन चुका है जिसने इस प्रकार का जो मिशन है वो लॉन्च किया सक्सेसफुली। ठीक है, अब दोस्तों इस एक्सपोजेट के अंदर में जो मिशन लॉन्च किया गया है इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स या 2 पेलोड्स का यूज़ किया गया है। 2 अलग अलग पेलोड्स को अंतरिक्ष में भेजा गया है। एक का नाम है पॉलिक्स और दूसरे का नाम है स्पेक्ट। पॉलिक्स यानी कि पॉलिरीमीटर इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सरेज, और स्पेक्ट का मतलब है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। इनको यहाँ पे दोस्तों लॉन्च किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में, इस बात का ध्यान रखना। ये 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ये सारा का सारा जो काम है वो करने वाले हैं। जो एक्सरे एनर्जी रिलीज हो रही है हमारे अंतरिक्ष में उसको यहाँ पर स्टडी करने का काम करेगा ये पॉलिक्स। ठीक है, ध्यान रखोगे। आगे आते हैं। अब ये वही रिपीटेड चीज़ है जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ आर्टिकल में से कि भैया जो ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन स्टार है, पल्सर है, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने का हम काम करेंगे इस एक्सपोजेट मिशन के माध्यम से। क्लियर? आगे आते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ से आपसे बहुत सिंपल तरीके से सवाल बन सकता है। यूपीएससी ने 2014 में एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। यहाँ पर आपको पेयर्स बनाकर दिए गए हैं और पूछा गया कि बताओ कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली तरीके से मैच हुआ है। जैसे पहली चीज़, पहला पेयर है जो कैसिनी ह्यूजेंस है। ये क्या करता है? ये हमारे वीनस को ऑर्बिट करता है और डेटा ट्रांसमिट करता है वहाँ से हमारे पृथ्वी के ऊपर। तो क्या ये पहला सही है? दूसरा जो मैसेंजर मैपिंग है और वो यहाँ पर कह सकते हो कि मरकरी को इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है। या फिर तीसरा जो वाइगर 1 और 2 है, ये हमारा जो आउटर सोलर सिस्टम है उसको एक्सप्लोर करने का काम करता है। तो तीनों में से क्या सही है? यहीं पर दोस्तों हर एक स्टेटमेंट में उस मिशन का नाम और उस मिशन का जो पर्पस है वो दिया गया है। तो आपने मिशन और पर्पस दोनों पता होना चाहिए इसके लिए। तो इसका सही उत्तर वैसे है ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है एक्सपोजेट को लेकर कि बताओ भैया, आपसे दे दिया जाएगा एक्सपोजेट के बारे में, कुछ पर्पस लिख दिया जाएगा, तो दोनों के बारे में पता होना ज़रूरी है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली करंट नोट्स PDF अगर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, तो ये आर्टिकल तो इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हमें ये जो न्यूज़ है इसके प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाने हैं, कुछ लिखना है, तो सारा का सारा रेडीमेड कंटेंट इस तरीके से आप देख पाओगे। ये हमारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। अब ये वाला PDF आपको ज़्यादा हेल्प करेगा नहीं, आपको ही पता है, क्योंकि यहाँ पर 100 स्लाइड हो जाती हैं डेली के बेसिस पर, बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है PDFs का, उसका स्टोरेज का इशू हो जाता है। तो उसका एक अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि इस पूरे क्लास के जो नोट्स हैं, डिजिटल नोट्स हैं, या फिर कह सकते हो रेडीमेड नोट्स हैं प्रिंटेबल फॉर्म के, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं इस ग्रुप के अंदर में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वो PDFs मिलते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, वो PDF प्रिंटेबल फॉर्म का होता है। और उससे अच्छी बात यह है कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हो, अनअफोर्डेबल हो, नहीं ऐसा नहीं है। और इसका जो फ़ी पेमेंट है जस्ट 499 है।
आप 499 में इसको लाइफ टाइम एक्सेस के तौर पर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। जो भी बेनिफिट्स हैं उनको अवेल कर सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या मुझे फ़ायदे होंगे, और अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। चलिए आते हैं सेकंड आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में ही जो हमने अभी एक्सपोजेट डिस्कस किया ना, उसके बगल में एक और आर्टिकल दिया गया है पेज नंबर 1 पर, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से लिंक करेंगे। क्या बात की जा रही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी के नाम से जानते हैं। जीएसटी का जो रेवेन्यू है इस बार का सरकार का, क्योंकि अभी आपको पता है हम जनवरी के महीने में आ चुके हैं, तो पिछले साल 2023 में दिसंबर के महीने में महंगाई कैसी रही, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी रही, सरकार ने कितना टैक्स का कलेक्शन किया, वो सब कुछ अब हमें पता चलना शुरू होगा जनवरी के महीने में, क्योंकि अब वो डेटा आएगा। और इसी प्रकार से ऐसा सारा डेटा जनवरी का वो हमें फरवरी में पता चलेगा, फरवरी का मार्च में पता चलेगा, जब महीना खत्म होगा तभी तो पता चलेगा ना। तो अभी दिसंबर खत्म हुआ 2023 का, तो अब जनवरी 2024 में हमको ये पता चलता है कि जो जीएसटी का पूरा कलेक्शन हुआ है, जो सरकार के पास में टैक्स का रेवेन्यू हुआ है पिछले साल दिसंबर में, वो 3 महीने में सबसे लोवेस्ट लेवल पर था। यानी दिसंबर से पहले जो नवंबर का महीना था, नवंबर के महीने के कंपैरिजन में भी 1.8% कम कलेक्शन हुआ है टैक्स का सरकार के पास में। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो दिसंबर 2023 में जीएसटी जो है 1,64,800 करोड़ के आसपास क्रॉस कर चुकी है। ये हमारे पास में डेटा आया है। हालांकि अगर हम 2022 से कंपेयर करें तो ज़्यादा है। 2022 में जो हमारा दिसंबर का महीना था दोस्तों, तो वहाँ पे जीएसटी का कलेक्शन इतना नहीं था, उसके कंपैरिजन में अभी ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपने इस टैक्स के कलेक्शन को 1,60,000 करोड़ से ऊपर ही रखकर चल रहे हैं पिछले 10 महीनों से। ये एक अच्छी चीज़ है, समझ गए। तो ये टैक्स का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब इंपोर्ट पर और एक्सपोर्ट पर कितना टैक्स लगा है ना, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कलेक्शन कितना हुआ, एसजीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ, आईजीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्योंकि हर महीने आता है भाई, है ना, हर महीने टैक्स का कलेक्शन हो रहा है, हर महीने डेटा हमारे सामने आता है। तो क्या मंथली वाइज डेटा पढ़ोगे क्या? नहीं, एग्जाम में आपको ये हेल्प नहीं करेगा दोस्तों। सब आपको पता भी, आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो एग्जाम में हेल्प अगर कुछ करने वाला है तो आपका मेन कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी में हमेशा से जो ये नंबर और परसेंटेजेस का डेटा है कभी नहीं पूछा गया, हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पूछे गए हैं। जैसे ये आर्टिकल पढ़ा तो इसमें जीएसटी के बारे में बेसिक चीज़ें आपने पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जीएसटी के बारे में क्या पता होना चाहिए, चलो मैं आपको ये बताता हूँ हैंड टू हैंड। पहली चीज़, जो ये आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है दोस्तों, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनडायरेक्टली जो कस्टमर्स हैं वो सरकार को ये पे कर रहे हैं। जीएसटी कब लाई गई थी? 1 जुलाई 2017 में लाई गई थी। ये तो सभी को पता होगा, रट चुका होगा, बार बार इसको पढ़ते रहते हो। जीएसटी को 101वां जो अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था हमारे संविधान में, उसके तहत इसको लाया गया। और जीएसटी को जब लाया गया तो क्या जीएसटी से पहले कोई टैक्स सरकार नहीं लेती थी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। जीएसटी से पहले आपको पता है वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट हुआ करता था, एक्साइज टैक्सेस हुआ करते थे, कुछ और ड्यूटीज हुआ करती थी। तो इतने सारे जो न्यूमरस टैक्सेस थे, उन सब टैक्सेस को खत्म कर दिया गया, और खत्म करने के बाद में केवल एक टैक्स बनाया गया, जीएसटी। इस वजह से हम जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जीएसटी के अंदर में अलग अलग स्लैब्स बांट दी गई। जैसे कि मान लो कोई सस्ता प्रोडक्ट है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, अब उस पर ज़्यादा टैक्स थोड़ी ना लगेगा। हम रोज़ खा रहे हैं कुछ है ना, डेली का फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या उन पर ज़्यादा टैक्स लगेगा? नहीं। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 0% टैक्स है। जो थोड़े और लग्जरी आइटम है उस पर 5% टैक्स, इनसे लग्जरी आइटम 12%, इनसे लग्जरी आइटम 18%, और जो बहुत लग्जरियस आइटम है जिसकी मतलब नीड नहीं है एकदम लोगों को, लेकिन लोग परचेज कर, उनके पास में पैसा है, 4 व्हीलर और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उनमें 28% टैक्स। तो जितना लग्जरियस आइटम है उस पर ज़्यादा जीएसटी लगती है, आपने ध्यान में रखना है। अब दोस्तों जीएसटी के भी अपने प्रकार हैं, जैसे एसजीएसटी आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आती है सीजीएसटी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और फिर आती है आईजीएसटी जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। आईजीएसटी जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पर लगाया जाता है।
तो ये जीएसटी के बारे में बेसिक डेटा है, रिवाइज हो गया आपका। अब दोस्तों जीएसटी को लेकर जो डिस्कशंस होते हैं, मान लो कोई सामान जो है उसके ऊपर जीएसटी लगनी शुरू होगी या किसी सामान के ऊपर से जीएसटी हटानी है, तो ये डिसीजंस कौन लेते हैं? उसके लिए पूरी एक काउंसिल बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। ध्यान रखना दोस्तों। अब जीएसटी काउंसिल का जो मेन प्रोविजन है वो हमारे भारत के संविधान में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 279A के अंदर, या फिर कह सकते हो आर्टिकल नंबर 279A के तहत जो हमारा पावर है ये इस प्रकार के काउंसिल को बनाने का, वो प्रेसिडेंट को मिल जाता है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर इस तरीके का काउंसिल बना सकते हैं। अब ये जो काउंसिल बनता है इसमें कौन कौन होता है? इस काउंसिल के जो सबसे पहले चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज के समय पर निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री हैं, ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर इसके चेयरपर्सन होते हैं। दूसरा यहाँ पे इसके मेंबर की बात करेंगे तो हमारे स्टेट के काफ़ी सारे मेंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। स्टेट गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिलता है। तो जीएसटी काउंसिल में जब ये सब बैठक करते हैं तो ये सब डिस्कस करते हैं भाई किस सामान के ऊपर जीएसटी लगानी चाहिए, किसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए। तो बहुत सारे डिस्कशन इन काउंसिल में होते हैं। ये क्वेश्चन बन चुका है कि जीएसटी काउंसिल का प्रोविजन भारत के संविधान में कहाँ पर है? ध्यान रखना, तो आर्टिकल 279A के तहत मिलता है। क्लियर? तो जीएसटी के बारे में ये कुछ बेसिक डेटा था जो हमेशा आप डिस्कस करते हो, कभी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो और ये ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो यही बेसिक चीज़ें आपने पता होनी चाहिए। फिलहाल के लिए आएंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 10 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक करेंगे। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो इस पर जो स्टार वगैरह जो भी आप लिखते हो वो लिख लेना, ठीक है। हुआ क्या है, भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की जो लिस्ट है वो एक्सचेंज कर दी है। यानी कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के जो अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, आपको पता है ना, न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास में भी है और पाकिस्तान के पास में भी है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से असेंबल करने के लिए हर चीज़ साथ में नहीं होती है, अलग अलग जगह पर स्टेशंस बनाए गए होते हैं, है ना। तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस अगर आप कह सकते हो इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर हैं, उसकी जो लिस्ट है वो एक दूसरे को शेयर यहाँ पर की गई है कि भाई हमारे भी यहाँ पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। ध्यान रखना, पाकिस्तान को हमने लिस्ट दे दी, पाकिस्तान ने अपनी लिस्ट दे दी, भाई हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस यहाँ पर है। अब ध्यान इसलिए रखना है कि भाई जब भी कोई विवाद हो, मान लो कोई अटैक वगैरह हो जाए, तो इंडिया उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक नहीं करेगा और पाकिस्तान हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक नहीं करेगा। इसको लेकर ऑलरेडी एक अग्रीमेंट हो चुका है। तो हर साल कितने कितने इंस्टॉलेशंस कहाँ कहाँ पर हैं वो एक लिस्ट एक्सचेंज होती है। और दोस्तों ये जो पूरी प्रोसेस है ये 1992 से लगातार हो रहा है। 1 जनवरी को ये काम किया जाता है। कल ऑलरेडी ये लिस्ट शेयर कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कि भाई पाकिस्तान हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर और हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक भूल कर भी ना करें, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी जारी आ चुकी है। अब इन इंस्टॉलेशंस में हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें आती हैं, आगे मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आर्टिकल वैसे है छोटा सा, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड डेटा, इसके नोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाके की तरह आर्टिकल है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक एग्रीमेंट की। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्या करते हैं, अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की एक लिस्ट को आपस में एक्सचेंज करते हैं। और ये जो एक्सचेंज है ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में एक अग्रीमेंट हो चुका है और वो अग्रीमेंट है प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के आर्टिकल 2 के तहत यहाँ पर ये काम करना ज़रूरी होता है कि हर साल की शुरुआत में अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के जो लोकेशंस है वो एक दूसरे को शेयर कर दें कि भूल कर भी वहाँ पे अटैक ना हो, क्योंकि अगर वहाँ पे गलती से भी अटैक हो गया तो दोस्तों उस पूरे एरिया में बहुत बड़ी तबाही होगी। समझ गए? अब यहाँ पर ये जो दोनों देश हैं ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के साथ साथ जो इन दोनों देशों के अंदर कैदी प्रेजेंट हैं एक दूसरे देश के, यानी कि इंडिया के कोई प्रिजनर, इंडिया का कोई कैदी यहाँ पर पाकिस्तान में, या पाकिस्तान का कैदी यहाँ पर इंडिया में है, तो कितने कितने कैदी हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पर एक्सचेंज की जाती है आपस में। इसको लेकर भी एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों के बीच में, वो है एग्रीमेंट ऑन कंज्यूलर एक्सेस। ये मई 2008 में साइन किया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं इनके बीच में, ध्यान रखना। और जैसे यहाँ पर अभी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस वाला है ये 1 जनवरी को हमेशा शेयर किया जाता है ना, 1 जनवरी को ये लिस्ट आपस में एक्सचेंज की जाती हैं। और जो दूसरा वाला एग्रीमेंट है वहाँ पे 1 जुलाई को हर साल आपस में एक्सचेंज करते हैं कि भैया इतने इतने कैदी आपके यहाँ पर हैं और आपके वहाँ पर हैं। समझ गए? ये तो हमारा न्यूज़ आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात यह है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस एग्रीमेंट के बारे में बेसिक डिटेल समझते हैं। तो दोस्तों जो एग्रीमेंट हुआ था
इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों देशों को ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्म करें एक दूसरे को अपनी अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बारे में। और ये अग्रीमेंट साइन किया गया था 1988 में, और लास्ट में इसको अप्रूवल मिला 1991 में, और उसके अगले ही साल यानी कि 1992 से लगातार हर साल यहाँ पर ये दोनों देश अपने अपने जो ये लिस्ट है उसको एक्सचेंज करते हैं। और इस बार का जो ये एक्सचेंज हुआ है 2024 के अंदर में, ये 32वां शायद 31 या 32, मतलब कोई 32वां या 33वां एक्सचेंज यहाँ पर होगा, आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे नंबर गलत हो गया है। आगे आते हैं, अब बात करते हैं कवरेज की। इसमें क्या क्या शेयर किया जाता है ज़रा वो डिस्कस कर लेंगे, यानी कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की क्या क्या चीज़ें शेयर करता है और हम क्या क्या शेयर करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है कहाँ कहाँ पर हैं, है ना, जिससे बिजली का उत्पादन हो रहा है वहाँ पर भी विस्फोट नहीं हो। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज की जाती है। फ्यूल फैब्रिकेशन, यूरेनियम का एनरिचमेंट कहाँ पर हो रहा है, आइसोटोप्स कहाँ कहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, और जो दूसरे इंस्टॉलेशंस हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स को लेकर और दूसरे मटेरियल्स को लेकर, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों इस न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट में आ जाती हैं। गलती से भी न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर में अटैक ना हो, ये बेसिक हमारा मेन पर्पस होता है, ध्यान रखना। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ठीक है, अभी मैं न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहा था, लेकिन न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस यहाँ पे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के ऊपर में होता है। ठीक है, इस बात का यहाँ पर ध्यान में रखना है। यूरेनियम का एनरिचमेंट कहाँ कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यूरेनियम ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर में बिजली का उत्पादन करने के लिए। ठीक है, बात ध्यान रखना इसके बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करते हैं ताकि वहाँ पे अटैक ना हो। सवाल यह है कि इस अग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होगा, इसका महत्व क्या होगा। तो दोस्तों ये अग्रीमेंट हमारे लिए ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो ऐसे कई केस हो चुके हैं। इजराइल ने 1981 में इराक की बॉम्बिंग कर दी थी। इराक में जो बगदाद के पास में एक रिएक्टर था, ओसिराक रिएक्टर, उसके ऊपर इजराइल ने बॉम्बिंग कर दी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पूरा डिजास्टर वहाँ पे नजर आया। अगर ये आपस में इस प्रकार का अग्रीमेंट कर लेते और यहाँ पे अग्रीमेंट करने के साथ साथ अपनी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसकी जो डेटा है एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेते, तो इजराइल यहाँ पे वो बॉम्बिंग नहीं कर पाता, तो इतना बड़ा जो डिजास्टर हुआ वो यहाँ पर ना हो पाता। आई होप आपको यहाँ पर ये जो बात है क्लियर इस समझ में आ रही होगी। तो इस अग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस क्या, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान डरा हुआ है भैया, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अग्रीमेंट ना होता तो कभी भी अगर पाकिस्तान अटैक करेगा और हमको अगर कुछ पता नहीं होगा तो गलती से भी उनके न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के ऊपर में या जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वहाँ पर अटैक हो सकता है। और पहली बात दोस्तों, यहाँ पे 1972 की जो पाकिस्तान ने हार देखी है, उसके बाद हमने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन ब्रेस्टेक। 1978 का ऑपरेशन है, राजस्थान के पास यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर के जस्ट पास में एक बहुत तगड़ा ऑपरेशन किया गया था। उसको लेकर पाकिस्तान यहाँ पर डरा भी था कि अगर कुछ होता है, क्योंकि आज के समय पर मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में, डेवलपमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो इंडिया बहुत आगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑपरेशन हुआ था तो उस ऑपरेशन के दौरान भी पाकिस्तान ने अपना हाई अलर्ट जारी कर दिया था न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को लेकर। समझ गए? तो ये अग्रीमेंट जो है ये इसलिए ज़रूरी भी है। और दूसरी चीज़, ये अग्रीमेंट का जो महत्व है वो तो मैंने आपको समझाया। और अगर आप आज के समय के भारत और पाकिस्तान के संबंध अगर आप देखते हो, रिलेशंस देखते हो, तो वो रिलेशंस भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, है ना। तो उसको देखते हुए भी हमें एग्रीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशन जिस तरीके से ख़राब हैं, कभी भी एक दूसरे में अगर कोई यहाँ पर लड़ाई भी छिड़ती है तो उसमें ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो, जो इनोसेंट पीपल है वो ना मारे जाएं। अब बात यहाँ पर यह है कि जो करंट इश्यूज़ हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में, संबंध में, वो दिक्कतें क्या हैं। पहला है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हम देखते हैं पाकिस्तान की साइड से जो आतंकवाद है वो इंडिया में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। हम केसेस हर साल देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को किस तरीके से प्रमोट करता है। फिर दूसरा यहाँ पर है इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी को भी लेकर एक विवाद है। आपको पता है इंडस नदी का जो पानी है उस पानी के बंटवारे को लेकर यहाँ पर इश्यूज़ होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है यहाँ पे आप कह सकते हो कि बार बार इस मुद्दे को भी उठाता है। और पहली बात दोस्तों, जो ट्रीटी है इसको वर्ल्ड बैंक ने करवाया था और इसके तहत पानी को हमने बांट रखा है। जो इंडस रिवर का पानी है दोस्तों वो बटा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इसको लेकर भी इश्यूज़ रहते हैं कि भाई यहाँ पर कभी कभी पाकिस्तान बोलता है कि भारत अपने नदियों के ऊपर में, या क्योंकि इंडस रिवर इंडिया से होकर पाकिस्तान में जाती है ना, तो पाकिस्तान बार बार क्वेश्चन उठाता है कि इंडिया जो है अलग अलग रिवर्स पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगा रहा है तो इससे पानी का फ्लो कम हो जाएगा, ये मुद्दा उठाने की कोशिश करता है। तो ये भी एक विवाद बन जाता है। फिर तीसरा है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों दुनिया का सबसे हाईएस्ट, ऊंचा और डेडलीस्ट एंड कॉस्टलीस्ट बैटलफील्ड है।
एक ऐसी बैटलफील्ड जो कि डेडलीस्ट है और हाईएस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर है। और बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस, मतलब आप कह सकते हो मिलिट्री ऑपरेशंस वहाँ पे हुए। उन सब मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से वो जो ग्लेशियर है उसको बर्बाद कर दिया गया है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है। और इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस इतने ख़राब हैं, एक दूसरे के बीच में कोई ट्रस्ट है ही नहीं दोनों देशों के अंदर में, तो इसकी वजह से अभी तक वहाँ का जो एनवायरनमेंट ख़राब हुआ है उसको लेकर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। ये एक और यहाँ पर कंसर्न आपको नज़र आएगा। फिर जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा आपको पता ही है, जो इंडिया है वो आर्टिकल 370 को हटा चुका है, आपको पता है। लेकिन पाकिस्तान आर्टिकल 370 को वापस लाने की कोशिश करता है, इस मुद्दे को उठाता है कि भाई यहाँ पर जो कश्मीर है उसको अपना रीजन बताने की कोशिश करता है। आपको पता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा वैसे अभी जो पाकिस्तान के कब्जे में हमको देखने को मिलता है, लेकिन वो वैसे ऑफिशियली इंडिया की ही टेरिटरी है। ठीक है, तो ये मुद्दा भी हमको नज़र आता है। तो इस बेसिस पर ये एग्रीमेंट्स ज़रूरी हो जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। अभी आपको पता है कल खबर आई थी कि जापान के अंदर में काफ़ी भयानक भूकंप आया, 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल का अर्थक्वेक हो गया, 7.5 मैग्नीट्यूड का। और इस अर्थक्वेक ने जापान को पूरी तरह से कह सकते हो हिला दिया, जापान का जो वेस्ट कोस्ट है। उसके बाद वहाँ पे क्योंकि अब अर्थक्वेक आया है समुद्र के किनारे, तो समुद्र में सुनामी उठने का बहुत बड़ा डर है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो इंडिया के अंदर में बॉडी है, इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, ठीक है, जो कि किसके अंदर में आती है, यहाँ पे आती है INCOIS के अंदर में। तो INCOIS आज की बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इन्होंने बोला कि भाई सुनामी का जो इंडिया है, सुनामी का जो डर है वो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, तो इंडिया वाले ना डरें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जापान जस्ट ऊपर है, तो वहाँ पे जो सुनामी है उसका खतरा इंडिया में भी हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी। बट बोला गया नहीं, इंडिया में ऐसा कोई यहाँ पर डर नहीं है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं बी अजय साहब, उनका कहना यह है कि जो अर्थक्वेक है वो पैसिफिक ओशन में डिटेक्ट किया गया है, तो इंडिया तक पहुँचने का जो चांसेस हैं वो नील के अलावा है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वैसे सुनामी आने का डर है जो कि जापान को हिट करेगा, क्योंकि एक भयंकर जो अर्थक्वेक है वो यहाँ पर देखने को मिला पैसिफिक ओशन में। समझ गए? जिस वजह से यहाँ पर जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो यहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं। तो फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है सुनामी का इंडिया में। ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है? INCOIS ने दी है। तो एग्जामिनेशन के लिए पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जामिनेशन के लिए आपने जो पढ़ना है वो है INCOIS क्या है आखिरकार, ये आपसे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। बेसिकली जो हमारे समुद्र हैं, ओशन है, इसको लेकर ये काम करता है। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बड़े बड़े डिसीजंस खुद से लेने का काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये जो बॉडी है ये कौन से मंत्रालय में आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में आती है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। ऐसे कई सवाल मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पे पूछा गया भैया ये बॉडी कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर में आती है। इस बॉडी का हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर में है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। ठीक है, हमारा जो अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है न्यू दिल्ली में, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है INCOIS। ठीक है, तो ये जो ESSO ये एक और बॉडी हमारी अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी बॉडी है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसी का छोटा सा हिस्सा है INCOIS। नाउ ये जो ESSO है ये कौन से मंत्रालय के अंदर में काम करता है? अगेन ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में काम करता है। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है। सवाल यह है कि INCOIS का मेन काम क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन काम है ओशन को लेकर जो इन्फॉर्मेशन होती है, बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, एडवाइस प्रोवाइड करवाना हमारी सोसाइटी को, इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट एजेंसीज को, ओशन को लेकर जो ऑब्जर्वेशंस करने का काम करते हैं ये लोग, है ना। ऑब्जर्वेशन के दौरान जो भी चीज़ें पाते हैं, जो भी यहाँ पे इनके पास में रिसर्चेस आती हैं, उन रिसर्चेस को यहाँ पे लोगों तक पहुँचाना, ये सारा काम यहाँ पर INCOIS का है। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 7 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम GS पेपर नंबर 2 और 3 के साथ में लिंक करेंगे। GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और GS पेपर नंबर 3 के अंदर में स्पेशली इकोनॉमी से लिंक करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में जो रेड सी है, लाल सागर, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा। क्यों? क्योंकि रेड सी के माध्यम से बहुत सारा व्यापार होता है, बहुत सारा ट्रेड होता है, जहाज़ इधर से उधर रेड सी से पास होते हैं। लेकिन रिसेंटली रेड सी में बहुत सारे अटैक होने लगे हैं जहाज़ों के ऊपर में, स्पेशली ऐसे जहाज़ जिनका इजराइल के साथ में कोई लिंक होता है, उसके ऊपर हुदीज रेबल अटैक करते हैं।
क्योंकि हुदीस का कहना यह है कि इजराइल को गाज़ा पे जो हो रहा अटैक है उसको रोकना होगा। ठीक है, यानी कि जो हुदीस रेबल हैं वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, उसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर इजराइल के जहाज़ को वो पास नहीं होने दे रहे, अगर होता है तो अटैक करते हैं। और ऐसे कई सारे जहाज़ों से इंडिया का व्यापार होता है, इंडिया में सामान आता है। उसके ऊपर अभी आपको पता रिसेंट अटैक भी हुआ था रेड सी के अंदर में, हुदीस रेबल ने वो अटैक किया। और इसकी वजह से दोस्तों जो व्यापार है इसमें असर पड़ रहा है, क्योंकि रेड सी में बार बार जहाज़ों में अटैक होंगे तो वहाँ से जहाज़ पास कैसे होंगे, समझ गए। तो इंडिया का जो बहुत सारा कच्चा तेल है वो रेड सी से ही आता है। अब इंडिया के ऑयल ट्रेड कहीं ना कहीं बुरी तरह से हिट हो रहे हैं। क्यों? अगर कोई जहाज़ इंडिया आ रहा है तो उसके ऊपर अटैक होने के चांसेस हैं। तो इस चक्कर में दोस्तों यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि व्यापार है ऑयल का, वो कहीं ना कहीं इंडिया आज के समय पर बुरी तरह से फेस करना शुरू कर रहा है। अभी मैं आगे अब बताऊंगा कि इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या होगा। तो आज के समय में यहाँ पे दोस्तों केवल रेड सी की बात नहीं की है, रेड सी के अलावा पनामा कैनाल के बारे में डिस्कशन भी किया गया है। तो रेड सी और पनामा कैनाल ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जहाँ से दुनिया भर का व्यापार होता है जहाज़ के माध्यम से। लेकिन ये दोनों ही जो एरियाज़ हैं ये बुरी तरह से अलग अलग प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो न्यूज़ क्या थी मैंने आपको बता दिया, हाल ही में रेड सी से गुजरते हुए जो जहाज़ हैं उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। और एक दूसरी प्रॉब्लम ये आई है, पनामा जो कैनाल है उस कैनाल का पानी सूख रहा है। ये दोनों की दोनों बहुत बड़ी चिंता है दुनिया के व्यापार के लिए, इस वजह से यहाँ पर जानना ज़रूरी है। और रेड सी इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पे अभी रिसेंटली एक जहाज़ पास हो रहा था जिसका नाम था केमिकल टैंकर MV शैम प्लूटो। अब ये जहाज़ जब आ रहा था इंडिया की साइड में तो वहाँ पे हमारे भारत से 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर वहाँ पे उस जहाज़ के ऊपर ड्रोन अटैक किया गया। और ये जो जहाज़, इस पर लाइबेरिया का फ्लैग लगा था, जैपनीज ओन जहाज़ था, इसके ऊपर अटैक हो गया दोस्तों। और ये जहाज़ केवल इंडिया आ रहा था, कच्चा तेल लेकर आ रहा था सऊदी अरेबिया से, और न्यू मैंगलोर तक ये पहुंचना था, लेकिन बीच में इसके ऊपर अटैक हुआ। तो इस तरीके का अटैक्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो तेल है वो प्रॉपर आ नहीं पाएगा, इंडिया का जो ऑयल ट्रेड है वो कहीं ना कहीं हिट होगा। और माना यह जा रहा है कि जो ये अटैक हैं वो हूदी रेबल्स नहीं करवाया है। हूदी रेबल जो कि येमन के अंदर में रहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ी लोकेशंस दिखाऊं दोस्तों तो ये आपको रेड सी देखने को मिल जाएगा, ये सऊदी अरेबिया हो गया, ऊपर ये स्विस कैनाल हो गया, स्विस कैनाल के बाद ये जो समुद्र है ये हो गया मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये आपको यमन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया से अगर सपोज यहाँ पे तेल वगैरह भर के लेकर आ रहा है इंडिया, ठीक है, जहाज़ अगर यहाँ पे आ रहा है तो जो यमन के हूदी रेबल्स उस जहाज़ के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं जो ऑयल है, ऑयल का व्यापार है, क्योंकि ऑयल का ज़्यादातर व्यापार इसी रास्ते से किया जाता है, तो वो ऑयल का व्यापार बुरी तरह से हिट होता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। समझ गए। अब इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इंडिया सही से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो हम अपनी कमोडिटीज़ जो गुड्स हैं, बासमती चावल प्लस चाय की पत्ती जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो प्रॉपर एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेड सी में इस प्रकार के डिसरप्शंस होंगे तो ये असर पड़ेगा। तो कहोगे कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? है दूसरा रास्ता। क्या है दूसरा रास्ता? पहली चीज़, अभी हम जैसे अपनी चाय की पत्ती या बासमती राइस है इन सबको यूरोप पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं? यहाँ से रेड सी से गुजर के एक स्वेस कैनाल है, छोटा सा रास्ता है, यहाँ से पार निकल जाते हैं अपने जहाज़ को लेकर और इस मेडिटेरेनियन सी से ऊपर सीधा यूरोप में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों आज के समय पर बस खाली इस एरिया में काफ़ी खतरा पैदा होता चले जा रहा है। तो अभी पहले हम कौन सा रास्ता ले रहे थे? इंडिया से जहाज़ निकलता था और ऐसे निकलकर वो यूरोप में पहुँचता था। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे पास में एक दूसरा रास्ता है, और वो दूसरा रास्ता ये है, हमें अब अपने जहाज़ को ऐसे लाना होगा और यहाँ पर केप ऑफ गुड होप यानी पूरे अफ्रीका को क्रॉस करने के बाद में ऐसे ले जाना होगा और उसके बाद में जाकर वह यूरोप पहुँचेगा। तो कहोगे रास्ता तो है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ रहा है, और रास्ता लंबा पड़ने की वजह से जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह बढ़ जाएंगे, तो सामान जब पहुँचेगा दूसरे देश में वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, जो कि पहले सस्ता मिल रहा था। तो महंगा होने की वजह से यहाँ पर ट्रेड के अंदर में काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे हम फेस कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। क्लियर हो गया। दूसरी बात, दुनिया भर का जो ऑयल और पेट्रोल का जो कह सकते हो कि मेन फ्लो आ रहा है वो रेड सी से ही होता है। रेड सी से यहाँ पे हम ज़्यादातर कच्चा तेल परचेज करते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास में रशिया अभी भी है। रशिया जिंदाबाद। क्या है कि इंडिया अभी यहाँ पर रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वो उस पर कोई असर होगा नहीं। सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि रास्ता तो यहाँ पर ऊपर ये वाला है,
रशिया से तो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो रशिया से कोई दिक्कत नहीं, कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ रही हैं केवल और केवल यहाँ पे हमारे जहाज़ के ऊपर अटैक होने की वजह से। तो इंडिया का जो कह सकते हो डिपेंडेंसी है रशियन ऑयल पे, वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, ये एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो रेड सी को लेकर क्या कहानी चल रही है वो मैंने आपको बताया। दूसरा, अब बात करते हैं पैनामा कैनाल, वो न्यूज़ में बना हुआ है। पैनामा कैनाल कहाँ पर है ज़रा दोस्तों, वो भी डिस्कस कर लेंगे। पैनामा कैनाल में एक दिक्कत आ रही है, वहाँ पर सूखा पड़ रहा है, पानी सूख रहा है धीरे धीरे, पानी सूख जाएगा, जहाज़ नहीं चल पाएगा। और पानी सूखने की वजह से दोस्तों यहाँ पे कह सकते हो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसकी पैनामा कैनाल की जगह हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा अमेरिका तक पहुँचने के लिए। अब ये पैनामा कैनाल कहाँ पर है ज़रा ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप एक नज़र मारो, ये होगा हमारा अमेरिका, कनाडा, नीचे हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया हमारा पूरा एशिया। ठीक है, अब इसी मैप को थोड़ा यहाँ पे लाकर देखो, दो अलग अलग मैप हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा एशिया, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया साउथ अमेरिका, और ये हो गया ऊपर यूएस, कनाडा वगैरह। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे रेड सी की, तो रेड सी ये है, सुएज कैनाल ये है, हमें दूसरा रास्ता लेना होगा, वो होगा ये वाला अफ्रीका वाला। ठीक है, दूसरा पैनामा कैनाल कहाँ पर है दोस्तों, पैनामा कैनाल ये है वो पैनामा कैनाल। ठीक है, जो ऊपर आप देख पाओगे नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, इनके बीच में सेंट्रल अमेरिका में जस्ट बीच में एक पैनामा कैनाल है। कैनाल बेसिकली एक छोटा सा नाला होता है, ठीक है, जहाँ रास्ता खुला हुआ है, हमारे जो जहाज़ हैं वो सीधे सीधे निकल सकते हैं, पास हो सकते हैं। अब दोस्तों क्या है, ये कैनाल सूख रहा है। अब ये कैनाल सूखेगा तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब हमारे सामान यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो सामान पहुँचने में पहले तो मान लो कोई इधर से सामान आ रहा है, ठीक है, यहाँ से सामान आएगा तो इस तरीके से पैनामा कैनाल से गुजर कर निकल कर सैन फ्रांसिस्को या ऊपर पहुँच सकता है। बट अभी के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक नया रास्ता, जो पुराना वाला रूट है वो तैयार करना पड़ेगा। ये हमारा पुराना वाला रास्ता है जहाँ पे साउथ अमेरिका को पूरा क्रॉस करने के बाद में सीधा वापस से हम लोग पहुँचते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट जगह हैं ये, जहाँ से दुनिया भर का ढेरों व्यापार होता है, और दोनों ही जो रूट हैं दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बिजिएस्ट रूट हैं, और दोनों में ही दिक्कत हमको नज़र आ रही है, और जिसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होने वाला है दुनिया भर के व्यापार के ऊपर। ये बात यहाँ पे हमारे इस एडिटोरियल के अंदर बताई जा रही है। नाउ अब बात करते हैं जो ये मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, समुद्र के माध्यम से जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दुनिया भर में जो व्यापार हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंस कितना है, बहुत ज़्यादा है। आप 2019 के अकॉर्डिंग बात करोगे, दुनिया भर में जो भी व्यापार हुआ था जहाज़ के माध्यम से, यानी समुद्र के रास्ते के जरिए, वो 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का था। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार आज भी समुद्र के माध्यम से होता है, क्योंकि इसके फ़ायदे हैं। इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ नहीं है, ज़्यादा पोल्यूशन होता नहीं है। हाँ, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है, लेकिन 3% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहा है दुनिया भर में समुद्र के रास्ते से। तो यहाँ पर समुद्र का रास्ता यानी जहाज़ के माध्यम से इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। दुनिया का जो मेन एनर्जी सोर्सेज हैं, अगर कच्चा तेल हम इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये सब टैंकरों में भरकर जहाज़ में रख दिया जाता है, और जहाज़ के माध्यम से व्यापार हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का, लेकिन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहा है। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई दूसरा रूट नहीं है। हम लोग रेड सी से इधर से गुजर रहे थे, लेकिन यमन अटैक कर रहा है, तो क्या यहाँ पे दूसरा रास्ता नहीं है। एक रास्ता है, लेकिन वो भी पूरा तैयार नहीं है। आने वाले समय पर ये रास्ता खुल सकता है दोस्तों। ये ऊपर इजराइल से निकलता है, आप देख पाओगे गाजा पट्टी है, इजराइल यहाँ पर एक कैनाल बना रहा है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम है बेन गुरियन कैनाल। तो ये क्या होगा, रेड सी के पास में जाओगे, गल्फ ऑफ अकाबा से यहाँ पर गुजरेंगे, तो ये जहाज़ सीधा ऐसा यहाँ पर क्रॉस होने के बाद में जाकर मेडिटेरेनियन सी में पहुँच जाएगा, ऐसे यूरोप में पहुँच जाएगा। समझ गए। तो ऐसे भी हमको कई सारे जो कैनाल्स हैं, रास्ते हैं, वो नज़र आते हुए दिखेंगे आने वाले समय पर। फिलहाल के लिए आगे आते हैं। अब आप देखोगे जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने यहीं से रिलेटेड 2019 में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या है, कई बार ना ऐसे समुद्र को लेकर और प्लस कंट्री को देकर नाम पूछ ले जाते हैं। आप देख पाओगे पूछा जा रहा है, कुछ समुद्र के नाम दिए गए हैं, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, और दूसरी तरफ देशों का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि बताओ कौन सा देश इस समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। क्या एड्रियाटिक सी अल्बानिया के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, या ब्लैक सी क्रोएशिया के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, या कैस्पियन सी कजाकिस्तान के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, या मेडिटेरेनियन सी मोरक्को के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, या फिर रेड सी सीरिया के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला, तीसरा और साथ ही साथ में चौथा, ये करेक्ट है। हाँ बिल्कुल, एड्रियाटिक सी अल्बानिया, मतलब अल्बानिया बॉर्डर शेयर करता है, कजाकिस्तान कैस्पियन सी के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, और मोरक्को मेडिटेरेनियन सी के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, तो बी वाला जो हमारा सही उत्तर वो आपको देखने को मिल जाता है।
चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में हमारा पीएमएलए के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो ये अलग से न्यूज़ आर्टिकल चर्चा में है, ज़रा इसको फटाफट कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली पॉलिटी का हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पता करना ज़रूरी है। तो पीएमएलए न्यूज़ में क्यों है, पहले इसका न्यूज़ जान लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। हुआ क्या है, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है, जिसको FIU इंडिया के नाम से जानते हैं दोस्तों, इन्होंने अभी यहाँ पर एक शो कॉज नोटिस जारी किया है। अलग अलग जो क्रिप्टो करेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स वाली कंपनियां हैं, जिसमें यहाँ पर आप कह सकते हो कि बिनेंस, क्यूकॉइन है, ह्यूबोई है, ठीक है, तो ये हमारे प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे भारत का जो लॉ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम बोलते हैं PMLA एक्ट, इस लॉ के खिलाफ चल रही है कंपनियां, तो इनको यहाँ पर नोटिस दिया गया है। बाहर की विदेशी कंपनियां जिस वजह से ये न्यूज़ में है, तो इस वजह से अब ये कंपनियां न्यूज़ में नहीं है यार, ये न्यूज़ जो है इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं। क्या है ये कानून जिसके तहत हमने इन कंपनीज को नोटिस दिया? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का कानून है, 2002 में इसको लाए थे, और नाम से पता चल रहा है कि इसका मेन पर्पस क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड ऑफेंसेस। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है दोस्तों? जब भी हम ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, जो अवैध तरीके से कमाया हुआ पैसा, उसको आप दिखा रहे हो कि मैंने कानूनी तौर से लेजिटिमेट मनी है मेरा, तो वो क्या कहलाती है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। ऐसे ही तो होता है, काफ़ी सारा ब्लैक मनी लोग इधर उधर इन्वेस्ट करके दिखा देते हैं, विदेशों में इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, लेकिन वो काले धन को छुपाने का तरीका है। तो ब्लैक मनी को वाइट मनी में जब इंसान कन्वर्ट करता है, वो कहलाती है मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो इसी मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए, रोकने के लिए 2002 में हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तैयार कर दिया। अब दोस्तों, इस मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है 2002 का, इस कानून से संबंधित, इससे रिलेटेड कई सारी और भी बॉडीज हैं हमारी, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसको हम ED के नाम से भी जानते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। अगर मान लो 2002 का जो एक कानून है PMLA का, इसके तहत किसी केस को रख लिया जाए, तो उस केस को देखने का काम, इन्वेस्टिगेट करने का काम हमारा एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो ED है, ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में काम करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बॉडी है FIUIND, जिसने नोटिस भेजा है। FIUIND क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। अब दोस्तों, ये जो बॉडी है, ये हमारी एक नेशनल एजेंसी है, हमारे देश की इंपॉर्टेंट एजेंसी, जिसका मेन काम क्या है, अगर उसको दिख रहा है कि कोई खतरनाक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, है ना, कोई विदेशी कंपनी के बीच में और इंडिया में, यहाँ पर कोई शक है किसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर में, तो उसको उसका जो डेटा है उसको रिसीव करना, इन्वेस्टिगेट करना, एनालाइज करना, है ना, तो ये सारा काम यहाँ पर FIU इंडिया का है। और ये जो एजेंसी है, ये भी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है। तो PMLA के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने पता होनी चाहिए। हर एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो। चलिए अब आते हैं आज के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज का न्यूज़पेपर द हिंदू का ओपन करोगे, एडिटोरियल सेक्शन ओपन करोगे, वहाँ पे आपको इकलौता एडिटोरियल इंपॉर्टेंट मिलेगा, जिसको लखविंदर सिंह साहब ने लिखा है। और इन्होंने यहाँ पर बोला है, भारत और साउथ कोरिया के जो डिफेंस रिलेशंस हैं, उसको हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। आज जो रिलेशंस चल रहे हैं ठीक है, लेकिन उसको और बड़े लेवल पर करने की आवश्यकता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट हम चीज़ें कर सकते हैं, वो सजेशंस भी यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर मैप्स। पहले तो मैं आपको कुछ लोकेशंस दिखाता हूँ दोस्तों। ये आपको इंडिया कह रहा हूँ, वर्ल्ड का मैप आपको नजर आएगा। यहाँ पर इंडिया आपको नजर आएगा, तो उसके बाद यहाँ पे आपको चाइना दिखेगा। ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसको अपन जूम करते हैं, यानी कि इस वाले पोर्शन को हम जूम करने वाले हैं, ध्यान रखना अगले फोटो में। ये हो गया जूम, ठीक है, ये हो गया चाइना हमारा, ये ऊपर हो गया रशिया, और इधर आपको देखने को मिलेगा ये हो गया नॉर्थ कोरिया और नीचे साउथ कोरिया। एक समय पर ये पूरा कोरिया हुआ करता था, बट इनके वॉर के बाद यहाँ पर ये बट गया, नॉर्थ कोरिया अलग हो गया, साउथ कोरिया अलग हो गया। हम जब बात कर रहे हैं रिलेशंस की, तो साउथ कोरिया और इंडिया के रिलेशंस के डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो भारत और साउथ कोरिया दोनों के संबंध बहुत मजबूत हैं। साउथ कोरिया आपको पता है टेक्नोलॉजी के मामले में, डिफेंस के मामले में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाला एक पर्टिकुलर देश आपको नजर आएगा। तो इनके साथ में रिलेशंस मेंटेन करने से हम ये जो समुद्र के हिस्से हैं, इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पर पीस एंड सिक्योरिटी को भी प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद साउथ कोरिया पे जो दबाव पड़ता है चाइना का, क्योंकि चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया, ये तीनों यहाँ पर एक साथ देश आ जाते हैं, तीनों सेम आइडियोलॉजी के, सेम एक साथ खड़े रहते हैं।
तो साउथ कोरिया के लिए यहाँ पर ये तीनों देश जो लाइन से देखने को मिले हैं, ये एक चिंता की बात है, एक कंसर्न आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। तो इंडिया के साथ में मिलकर साउथ कोरिया डिफेंस के रिलेशंस में बहुत कुछ आगे ग्रो कर सकता है। वो यहाँ पे हमारे राइटर साहब बताते हैं। अब क्या बताते हैं, चलो एक एक करके यहाँ पर सारे पैरा को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राइटर यहाँ पर मेंशन करते हैं, दुनिया भर की जो जियोपॉलिटिक्स है दोस्तों, इस जियोपॉलिटिक्स के खेल में जो डिफेंस रिलेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन माने जाते हैं। जैसे भारत रशिया के, हम रशिया से कई सारे प्रकार के जो हथियार हैं वो परचेज करते हैं, है ना। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहीं पर ना हाल ही में हमने क्या देखा कि इंडिया के जो जनरल हैं मनोज पांडे साहब, वो पहुंचे साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया में गए नवंबर 2023 में। वहाँ के जो अलग अलग कह सकते हो कि लोग हैं उनके साथ में डिस्कशंस करें, और ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल अच्छा किया गया। इससे इंडिया और कोरिया के जो डिफेंस रिलेशंस है वो इंप्रूव होंगे। ऐसी विजिट्स होनी चाहिए लगातार, लेकिन ये जो विजिट है वहाँ पर बैठ के डिस्कशंस हों, ये भी हमें ध्यान रखना है। केवल विजिट हो जाए, आ जाए, रिलेशंस मेंटेन रखेंगे, ऐसा ना हो। जाएं और डिस्कस करें कि इंडिया और कोरिया दोनों क्या क्या चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं आज के समय पर अपने डिफेंस रिलेशंस में, और जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उससे हम कैसे उभर सकते हैं, उसका सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें सामने लेकर आनी ज़रूरी है। और यहाँ पे इस प्रकार का जो हाई लेवल का एंगेजमेंट है दोस्तों, अगर हम ये करना शुरू करेंगे तो इससे दोनों देश के जो संबंध है वो और मजबूत हो पाएंगे। दोनों मिलकर नई पॉलिसीज तैयार कर सकते हैं, समझ गए। और इतने सारे इनके बीच में डिस्कशंस होते भी हैं, बातचीत भी होती हैं, व्यापार भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक हम डिफेंस रिलेशंस में ग्रो नहीं कर पाए। तो वो डिफेंस रिलेशन को कल्टीवेट करना हमारे लिए अति आवश्यक है। इस पूरे बढ़ते हुए दुनिया के सिनेरियो में ये यहाँ पर बताया गया। अब बात करते हैं कोरियन का जो व्यू ऑफ एंगल है इंडिया को लेकर, वो समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कोरियन सरकार है, ठीक है, और इधर इंडियन गवर्नमेंट है, इनके बीच में बहुत सारा व्यापार होता है, ट्रेड होता है। नंबर्स नहीं दिए गए हैं बट व्यापार होता है, हम सभी को पता है। मैं एक डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन अगर आप देखोगे एक पावर के मामले में, तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह देखा जाता है। इवन इंडियन ओशन का नाम ही इंडिया के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम इंडो पैसिफिक की पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे शांति को बनाए रखना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे शांति बिल्कुल नहीं है। क्यों? चाइना लगातार क्या कर रहा है, जो चाइना के रिलेशंस हैं इन सभी देशों के साथ में कहीं ना कहीं खराब हैं। क्यों? चाइना कई सारे कंट्री की जो टेरिटरी है वो क्लेम करता है, बोलता है ये मेरा हिस्सा है, जैसा वो इंडिया के साथ में करता है। तो यहाँ पर साउथ कोरिया और भारत दोनों साथ में मिलकर इस पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये जो शिफ्ट होगा कोरियन सरकार का, ये शिफ्ट अपने आप में सबसे बढ़िया शिफ्ट होगा। शिफ्ट मतलब आपस में इस तरीके से डिफेंस रिलेशंस में अगर ये एंगेज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला राइटर ने कि अगर आप देखोगे जो हमारा फोकस है वो अभी के समय पर कोरियन डिफेंस आइटम्स पर है। लेकिन वो कैसा है, अभी भी हम कोरिया से काफ़ी सारे मतलब डिफेंस आइटम्स वगैरह वो व्यापार कर लेते हैं। अब कोरिया का क्या है भाई, वो अपने हथियार बेचेगा तो प्रॉफिट कमा लेगा, सही बात है। इंडिया यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वेपन्स ले लेगा। तो दोनों अपने अपने पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है देखना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट को साइड में रख कर भारत और कोरिया दोनों के डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, ठीक है, और ज़्यादा यहाँ पर इनके रिलेशंस को पावरफुल करना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई जो दूसरा कंट्री है वो आगे बोल नहीं पाएगा। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो कोरिया है, साउथ कोरिया, वो भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे है, समझ गए। क्योंकि आज के समय में जैसे मैंने आपको बोला, जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ये तीनों साथ में एक ग्रुप बन रहा है, तो ये ग्रुप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज होगा साउथ कोरिया के लिए। तो साउथ कोरिया को ज़रूरत है एक मजबूत देश की, जो कि यहाँ पर इंडिया हो सकता है उसके पास में, समझ गए। और अभी जो यहाँ पर बातचीत हुई है, इंटरेक्शंस हुए हैं, अभी जो जनरल पांडे साहब हमारे गए थे वहाँ पे कोरियन मिलिट्री लीडर्स के साथ में डिस्कशंस हुए उनके, है ना। जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हुए वहाँ पे कोरिया के अंदर में, जैसे डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी ऑफ डिफेंस डेवलपमेंट, उनके लीडर्स के साथ में डिस्कशंस हुए। ये डिस्कशन ज़रूरी हैं, होते रहने चाहिए। लेकिन हमें डिफेंस के अलावा आपस में जो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस हैं वो भी करने होंगे।
तो दोस्तों जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। भारत और साउथ कोरिया दोनों का मेन मकसद क्या है? डिफेंस सिस्टम्स को लेकर कोलैबोरेट करें, लेकिन एक दूसरे को समझना होगा कि भाई आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी का महत्व है वो बहुत ज़रूरी है, और आने वाले समय पर जो फ्यूचर्स में लड़ाइयाँ होंगी उनमें टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इन दोनों देशों को आपस में आकर काम करना ज़रूरी है। आपस में मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, फिर दोनों देश आपस में सेल्फ रिलायंट भी हो सकते हैं। और जो ये एरा चल रहा है दोस्तों, इस एरा में ज़्यादातर अटैक वगैरह लड़ाइयाँ कैसे हो रही हैं? साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, एक दूसरे देश के ऊपर साइबर अटैक किया जा रहा है, उनका डेटा निकाला जा रहा है, इस तरीके की ज़्यादा चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को, साइबर अटैक को टैकल करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी मजबूत चाहिए, उसमें साउथ कोरिया आगे है। तो यहाँ पर अगेन एक दूसरे की ज़रूरतों को ये पूरा कर रहे हैं, समझ गए? तो वो जो एक दूसरे की ज़रूरतें पूरे हो रही हैं उसी को हमें थोड़ा और आगे बढ़ाना होगा। इंडिया और साउथ कोरिया अपने यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग एक्सपर्टीज़ हैं उसको भी यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग हमारा पूरा का पूरा आपको पता है बॉडी है, यहाँ पे भारत और साउथ कोरिया सभी देश से थोड़े थोड़े यहाँ पर लोग जाते हैं दुनिया भर में शांति बनाने के लिए। तो इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दुनिया भर में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, प्लस दोनों देशों के बीच में कुछ अभ्यास होते हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं, उस अभ्यास को हम बढ़ा सकते हैं ताकि मान लो कोई भी डिज़ास्टर आता है, नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो उस नेचुरल डिज़ास्टर में ये कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प कर सकें। ठीक है, आखिरी में जो म्यूचुअल ग्रोथ है ये ज़रूरी है। हमें क्या करना होगा? अपनी आर्मी एक्सरसाइज को इंक्रीज़ करना होगा। इससे क्या होगा? आर्मी के जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। तो अभी जनरल पांडे साहब की जो ये विजिट हुई है साउथ कोरिया के अंदर में, ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है अगर हम डिफेंस के कोऑपरेशन को एक मेन मुद्दा बनाकर रखते हैं। तो ये कोलैबोरेशन अनलॉक करना, ये इसको आगे बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों नेशन को एक दूसरों की ज़रूरत है। दोनों साथ में मिलकर और मजबूत हो सकते हैं, इनकी पार्टनरशिप मजबूत हो सकती है, क्योंकि दोनों के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेम प्रॉब्लम्स है। चाइना साउथ कोरिया के लिए प्रॉब्लम है, चाइना इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है, समझ गए? तो वो चीज़ यहाँ पे लखविंदर सिंह साहब ने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। क्लियर हो गया? मज़ा आया, बहुत सारी जानकारी आपको मिली। अच्छा यार, आज मैं मेंस का क्वेश्चन लाना भूल गया। अब ये एडिटोरियल डिस्कस करने के बाद मुझे पता चलता है, मतलब एडिटोरियल के बाद ही तो आपको मेंस का क्वेश्चन देता हूँ। यार मैं क्वेश्चन लाना भूल गया हूँ। आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, उसको अटैम्प्ट कर लेना, डोंट वरी। आप अपना अटैम्प्ट करने के बाद में अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, मेंस ग्रुप, उसमें अपने क्वेश्चन को भेज सकते हो। ठीक है, बाकी आज के न्यूज़पेपर में हमारे पास में एक और एडिटोरियल है जो कि बात करता है कि कैसे जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वो हमारे साइंस के अंदर में एक बहुत बड़ी क्रांति लाया हुआ है। क्या होती है रेडियो कार्बन डेटिंग, ये आपको देखने को मिलेगा। कैसे रेडियो कार्बन डेटिंग काम करती है, इसका प्रोसेस क्या है, ये इफेक्टिव है या नहीं है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए। आर्टिकल काफ़ी लंबा चौड़ा है, आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा तो परेशान मत होना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सामने रख दी गई है, लिखी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपको बढ़िया मिलेगा, डोंट वरी। चलिए जानते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में। तो इसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग या फिर कार्बन 14 डेटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह होती है कि जो रेडियो कार्बन डेटिंग है या कार्बन 14 डेटिंग है, ये ना एक प्रकार का साइंटिफिक मेथड है। एक ऐसा मेथड जो कि क्या करता है, हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स की उम्र पता लगाने का काम करता है। सपोज ऐतिहासिक कोई चीज़ है, अगर वो चीज़ 60,000 साल पुरानी होगी तो उसका पता लगाया जा सकता है वो कितने साल पुरानी है। और वो कैसे पता लगाएंगे? रेडियो कार्बन डेटिंग से। लेकिन अगर 60,000 साल से ज़्यादा पुरानी वो चीज़ होगी तो ये रेडियो डेटिंग, जो रेडियो कार्बन डेटिंग है, काम नहीं कर पाएगा। ये केवल 50 से 60,000 साल पुरानी चीज़ की उम्र बता सकता है कि हाँ ये इतना पुराना है। कैसे, आगे बताऊंगा। तो दोस्तों जो मेथड है रेडियो कार्बन डेटिंग का, इसको सबसे पहली बार लाया गया था 1940s में। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बाय विलर्ड लेबी यहाँ पर इसको लेकर आते हैं। ये टेक्निक क्या करती है? ये टेक्निक देखती है किसी भी आइटम में कि जो कार्बन 14 है उसमें कितना प्रेजेंट है। ठीक है, अभी मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, डोंट वरी, समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, समझ में सब कुछ आएगा बढ़िया से। तो रेडियो कार्बन डेटिंग का हम यूज़ कर रहे हैं अपने हिस्टोरिकल स्टडीज़ के लिए। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका पता लगाना है, उसकी उम्र पता लगानी है, तो उसके लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की जा रही है। सवाल यह है रेडियो कार्बन डेटिंग होती कैसे है, ज़रा ये जान लेते हैं। तो दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम जिस चीज़ का पता लगाते हैं वो कितनी पुरानी है, वो ध्यान रखना वो चीज़ लाइव होनी चाहिए, एक समय पर वो चीज़ जीवित होनी चाहिए।
जीवित मतलब कोई हो सकता है, वो जानवर होगा जो ख़त्म हो चुका है ना, इंसान हो सकता है, उसकी हड्डियाँ हैं, प्लांट हो सकते हैं, या पेपर हो सकता है जो कि रीड से, लेदर से बना हुआ है ना, लेदर जिसको जो कि एनिमल से आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि ये सारी चीज़ें लिविंग हैं, एक समय पर जिंदा थीं। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसकी उम्र पता लगाई जा सकती है, और अगर वो नॉन लिविंग थी तो पता लगाना उसकी उम्र मुश्किल है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से हम पता नहीं लगा सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग क्या करता है, जो अलाइव चीज़ें थी, एक समय पर जीवित थी, उनकी उम्र को पता लगाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एनिमल है, इसकी डेथ हो गई, डेथ होने का इसमें इसकी हड्डियाँ मिली हमको, तो हम रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगा सकते हैं ये जानवर या ये हड्डी है कितनी पुरानी है, ये जानवर कितना पुराना था, कितने साल पहले पाया जाता था, ठीक है, ध्यान रखना। सवाल यहाँ पर यह है कि हम इसको कार्बन 14 क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम कार्बन 14 को ही मेजर करने का काम करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मान लो हमारा प्लांट है, एनिमल है, अगर वो ख़त्म हो चुका है तो ख़त्म होने के बाद में उसकी हड्डियाँ हमको मिली हैं, तो हड्डियाँ जो उसकी मिलती हैं ना, तो उसमें कार्बन 14 प्रेजेंट होता है, C14 प्रेजेंट होता है। वही चीज़ हम एनालाइज करते हैं। वैसे C12 भी उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन जो C12 होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब स्थिर होता है। जिस समय पर वो जीवित था उतनी ही मात्रा में C12 तब भी था, और मरने के बाद भी C12 उतना ही है, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जो C14 होता है दोस्तों, कार्बन 14 जो होता है, ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। इंसान जीवित है तो 100% कार्बन 14 उसके अंदर में है। खत्म होने के बाद में अब ये कार्बन 14 धीरे धीरे डीके होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर वही हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस जानवर की डेथ हुई, डेथ के समय पर इसके बॉडी में 100% कार्बन 14 प्रेजेंट था, ठीक है, ध्यान रखना। अब दोस्तों 100% कार्बन 14 जब प्रेजेंट होता है तो उसमें कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, कार्बन 14 में आपने एक बात और ध्यान रखनी है, कार्बन 14 की जो लाइफ होती है, उसकी जो हाफ लाइफ, आधी जिंदगी होती है, वो 5730 साल की होती है, ठीक है, ध्यान रखना। कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ होता है वो 5730 साल का होता है, जिसका मतलब जो हमारे हाफ एटम्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं, उस प्रोसेस को डीके बोला जाता है। और जो रिमेनिंग कार्बन 14 प्रेजेंट होता है, उसी का यूज करके हम पता लगाते हैं कि वो चीज़ कितने साल पुरानी है। फॉर एग्जाम्पल, इस एनिमल की डेथ हुई, डेथ के समय पर इसके बॉडी में कार्बन 14 100% प्रेजेंट था, लेकिन जैसे मैंने बोला कार्बन 14 की आधी जिंदगी कितनी होती है, आधी जिंदगी 5730 साल की होती है। अब सपोज यहाँ पे ये जो इसकी जो हड्डियां हैं वो हमें थोड़े समय बाद मिली हैं, और जब मिली तो हमने देखा कि भैया उसकी बॉडी की, यानी जो हड्डियां हैं, उसके बोन जो हैं, उसमें 50% कार्बन 14 था। और आपको पता है कि यानी कि 50% कार्बन 14 प्रेजेंट है आज के समय पर, यानी कि 50% ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और कार्बन 14 की आधी जिंदगी कितनी होती है, 5730 साल होती है। तो अगर 50% कार्बन 14 उसमें प्रेजेंट है तो अब हम बता सकते हैं कि 5730 ईयर्स पुराना ये है। लेकिन सपोज अब यहाँ पे 50% से भी कम कार्बन इसमें प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे 50 का भी आधा 25% कार्बन 14 प्रेजेंट है इसमें, तो हम क्या हिसाब लगाएंगे, अब हम ये रेशियो बना सकते हैं। भाई 25% से पहले यहाँ पर 50, 50 से 100, तो हम ऐसे देख सकते हैं भैया यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें इतना और ऐड कर देंगे, 5730 और ऐड कर दिया जाएगा, तो 11460 साल पुरानी यहाँ पर वो हड्डी होगी, ठीक है। अब सपोज और लेट हमको मिला तो उसमें सारे कार्बन खत्म हो गए, केवल 12.5% कार्बन 14 प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिसाब लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आधी आधी लाइफ का, ठीक है, 25 का आधा ये हो गया है ना, फिर उसके बाद 50, 50 के बाद 100, इस तरीके से हम आधा आधा रेशो लगा लेंगे और देखेंगे कि भैया अगर 12.5% कार्बन 14 प्रेजेंट है तो मतलब वो चीज़ 17,190 साल पुरानी है। इस तरीके से आगे और आधा आधा कर सकते हैं, लेकिन एक समय बाद यहाँ पर दोस्तों कार्बन 14 बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो कार्बन 14 है या फिर कार्बन डेटिंग है वो 50 से 60,000 साल पुरानी चीज़ की जा सकती है, उससे पुरानी चीज़ की नहीं की जा सकती, क्योंकि इस इतने सालों में तो वो कार्बन 14 खत्म हो जाएगा, या अगर थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगा तो उससे हिसाब नहीं लगाया जा सकता। समझ गए, बात क्लियर हो गई। तो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, ध्यान रखना। आगे आते हैं। अब दोस्तों जो कार्बन डेटिंग है, क्या ये सभी चीज़ पे की जा सकती है? नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं दोस्तों, उसकी हम कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते। जैसे कोई चट्टान वगैरह है, भाई उसकी उम्र पता लगाओ कि कैसे, जब उसमें कार्बन 14 प्रेजेंट नहीं होगा तो, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, बाकी यहाँ पे हाफ लाइफ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे आते हैं, बाकी हमारा मेन प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन था।
तो ये हमारा आज का पूरा न्यूज़ डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी है और ज़्यादातर द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस किया क्योंकि आज द हिंदू न्यूज़पेपर में काम के आर्टिकल थे। दोस्तों काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आप द हिंदू के आर्टिकल थोड़े कम डिस्कस करो। ऐसा नहीं है, आप न्यूज़पेपर देखो, जो इंपॉर्टेंट होता है तो मैं वो डिस्कस करता हूँ, जब इंपॉर्टेंट नहीं होता तो वहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ और आर्टिकल्स ऐड कर देता हूँ। जैसे आज हमारे न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल थे, वो सारे आर्टिकल मैंने ले लिए, ठीक है। अब जब इंपॉर्टेंट होंगे तभी तो डिस्कशन किया जाएगा ना, वरना इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं पढ़ के बता कर चले जाऊँ तो आपको हेल्पफुल भी नहीं रहेगा। इससे अच्छा दूसरा आर्टिकल उठा लो, वो ज़्यादा काम के हैं। बाकी हमारा जो मॉर्निंग वाला वीडियो इंडियन एक्सप्रेस का वो अपलोड हो चुका है, प्लीज़ जाओ उसको विजिट करो, देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। वहाँ पर मॉर्निंग वाला वीडियो भी आ गया है, डेली आपको रेगुलर बेसिस पर ये दोनों वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, नीचे दिए गई चीज़ों में से इनमें से क्या क्या चीज़ें को हम इंक्लूड करेंगे कैपिटल बजट में, भारत सरकार के कैपिटल बजट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों चीज़ें, चाहे वो हमारे एक्सपेंडिचर हो एसेट्स के ऊपर में, चाहे लोन्स हमने लिए हों फॉरेन गवर्नमेंट से, या फिर चाहे हम लोन या एडवांस दिया हो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को, हर चीज़ हमारे कैपिटल बजट में इंक्लूड की जाएगी। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन। आई होप मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।